किरोड़ी लाल जी लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन वो वैसे इतनी बारिश हो रही है इन दिनों, लेकिन भजन लाल जी को चुल्लू और पानी में डूब रहना चाहिए। भजन लाल जी की इतनी बेइज्जती हुई है तो मैं आदमी कम ही बोल पाता है, और वो उनकी मजबूरी भी थी। तो साफ ऐसा है कि जो को गेहूं के लारे गुण तो पिसता ही है। उनकी तो क्या है कि अभी है ना भर्ती रद्द हुई है, जब से थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो परेशान है। भजन लाल जी को कोई पूछ नहीं रहा। भजन लाल जी का वो हाल है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके कहते हैं ना लोग। हम भी तो 4 साल से प्रदर्शन ही कर रहे थे, हम भी तो लड़ ही रहे थे सरकार से 4 सालों से। लड़ाई की शुरुआत किरोड़ी लाल जी ने हमारे साथ करी, खत्म हनुमान बेनीवाल जी ने कर दिया। तैयारी तो छोड़ी है, पढ़ना थोड़ी भूल गए हैं भाई। वही किताबें हैं, वही मैदान, वही हथियार, दोबारा पढ़ो, दोबारा आ जाओ, दोबारा लग जाओ। किरोड़ी लाल जी समय समय पे सबूत लाते रहे, खोज करते रहे, और जो भी एविडेंस आए वो एसओजी को देते रहे। लेकिन उसके बाद किरोड़ी लाल जी सत्ता में आ गए साहब। वो कुमार विश्वास गरवाड़ी है, राजेंद्र राठौड़ जी के साथ खाना खाते हैं, बड़े लोग हैं। अब कौन मंजू शर्मा की बात करे बीजेपी सरकार में। नरेंद्र मोदी जी नाराज हो रहे हैं कि भजन लाल जी ने बद बिटवा दी राजस्थान में। कहते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं ली जाती है, वापस नहीं होती है। तो टीवी डिबेट पे जो आरोप लगाए, लेकिन वो आरोपों में आपको क्या लगता है, इन आरोपों में सच्चाई थी या? तो हनुमान बेनीवाल जी तो कह देंगे डॉक्टर साहब आप ऐसे गुस्से मत हुआ करो, ये तो चलता करता रहता है। तो मैं इनको जानता हूँ दोनों को। मैं तो करो भजन लाल जी को तो नैतिकता के नाते अपना पद त्याग देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और सरकार ये कह दे कि संजय सिंह सोतरिया को पकड़ लेंगे, और जो यूनिक बम उसको पकड़ लेंगे, सुरेश ढाका को पकड़ लेंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ लेंगे। जब तो बच्चों को लगेगा कि तुम्हारी गलती तुमने स्वीकार कर ली, तब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बुला के भजन लाल जी से इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन कहीं लगा कि कहीं उक चूक हो रही है तो दोबारा सड़कों पर निकल जाएंगे। इस बार तो 4 महीने मट गए, इस बार हटेंगे नहीं सड़कों से। क्या भजन लाल जी मोदी से बड़े हो गया क्या आज के दिन बीजेपी? बताओ मेरे को। अगर इंटरव्यू खत्म नहीं कर रहे तो ये मैसेज जा रहा है राजस्थान में कि भजन लाल जी मोदी की नहीं मान रहे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में 2021 में ऐसा ही भर्ती हुई, और भर्ती का जैसे ही परिणाम आया तो सबके सामने आया कि पेपर लीक हो गया। बहुत से विद्यार्थी थे जिन्होंने मेहनत की, लेकिन परिणाम में उनका नंबर नहीं आया, निराश थे। अब उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन बने? तो एक बेरोजगारों का नेता निकला, मनोज मीणा, जो सबसे पहले आवाज़ उठाता है और आखिर तक वो उनके साथ खड़ा रहता है। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाता है, और उस फैसले का अगर माना जाए सबसे बड़ा क्रेडिट, तो उसका चेहरा जीता जागता उदाहरण मनोज मीणा है। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको बोल हिंदुस्तान की तरफ से बधाई कि आपने बेरोजगारों की इतनी बड़ी लड़ाई को जीता है। कैसे देखते हैं हाईकोर्ट जब ये फैसला सुनाता है कि ऐसे ही भर्ती को निरस्त करते हैं? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सही बात है कि 4 साल लंबा संघर्ष रहा। 4 साल पहले हमने लड़ाई शुरू करी शहीद स्मारक 2021 सितंबर के महीने में, और लड़ाई शुरू करी। जब हमने लड़ाई लड़ी तो इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आए। फिर हनुमान बेनीवाल जी के साथ हम 4 महीने लगातार धरने पे बैठे, और फिर कई सारी जांचें हुई, एसआईटी बनी, अपराधी पकड़े गए, और मामला चलता रहा। जब ये निर्णय आया रद्द का परसों के दिन, तो पूरे राजस्थान के बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई कि जिस 4 साल से जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो जीत हमें मिल गई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गांव में बैठा किसान, जो खेत में बैठा किसान, उसको इतनी खुशी मिली कि 4 साल पहले जो पेपर लीक हुआ था वो रद्द हो गया। मतलब कि गांव में बैठा किसान दुआ दे रहा है माननीय न्यायालय को, जज साहब को, कि उन्होंने ऐसा निर्णय दिया तो राजस्थान में नज़ीर बन गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मेरे को तो लगता है कि आम जनता भी बड़ी खुश है, और ये निर्णय आने से एक समाज में भी एक मैसेज गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सब लोगों में खुशी का माहौल है। और इसके लिए सब लोगों का एक सामूहिक जीत है, तमाम नेताओं का, तमाम मीडिया के साथियों का, और तमाम युवाओं के संघर्ष की जीत है। आपने तो सबको बधाई दी, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि बड़ी जीत है, निसंदेह एक बड़ी जीत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ। लेकिन आज जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया उन बच्चों ने जिनका सिलेक्शन हुआ था इस भर्ती के अंदर, जो अपने आप को मान रहे थे कि वो थानादार बन गए, एसआई में पास हुए थे। आज वो ये कह रहे हैं कि माननीय कोर्ट ने हमारे भविष्य के साथ खेल किया है, अब हम कहाँ जाएं? हम 4 साल से तो तैयारी छोड़ दी थी, अब उन बच्चों का क्या? तो उनको कैसे देखते हैं? हम भी तो 4 साल से प्रदर्शन ही कर रहे थे, हम भी तो लड़ ही रहे थे सरकार से 4 सालों से कि भाई अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी भी सुनो। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रही, जांच हुई, और फिर भर्ती रद्द हुई। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर लोग पेपर लेके लगने वाले लोग हैं, तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? क्यों आप सामने निकल के नहीं आ रहे थे? क्यों आप ये नहीं कह रहे थे कि यार हम तो ईमानदार हैं? ईमानदार कहने वाले लोग नहीं है इसमें ज़्यादातर पेपर माफिया है। और जो ईमानदार है, मैं कह रहा हूँ वो दोबारा लग जाएंगे, वो मेहनत करेंगे, फिर नौकरी में आ जाएंगे। तैयारी तो छोड़ी है, पढ़ना थोड़ी भूल गए हैं।
भाई वही किताबें हैं, वही मैदान, वही हथियार, दोबारा पढ़ो, दोबारा आ जाओ, दोबारा लग जाओ। अपन ये इंटरव्यू कर रहे हैं और ये इंटरव्यू डिलीट हो जाए तो अपन थोड़ी है कि हार मान लेंगे, अपन सोचेंगे यार फिर करेंगे, फिर शुरू करेंगे और हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य खराब हो गया यार, ये हो गया यार, वो हो गया, तो भाई दोबारा पढ़ लेना। बाकी तो मेरी बात सुनो आप कि ये 859 में से एसओजी ने कहा 500 लोग फर्जी है, किरोड़ी लाल जी ने कहा 500-600 लोग फर्जी है। जब किसी भर्ती में 500-600 फर्जी हो और अगर उसमें 50-60 लोग ईमानदार भी है तो साफ ऐसा है कि जो को गेहूं के लारे गुण तो पिसता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर इसका कोई मैकेनिज्म कोर्ट के पास होता, सरकार के पास होता, हमारे पास होता तो हम ला के देते। इसका मैकेनिज्म मैं कह रहा हूँ आप लोग ला के दे दो, या तो आप लोग बता देते उसी समय कि यार ये तो पेपर लेके लगा है और ये ईमानदार है। क्योंकि जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, जो 2.5-3 साल से साथ थे, उनको सब पता है कौन कौन चोर है। पता है कि नहीं बताओ मेरे को? अगर अपन दोनों साथ रहते हैं 3-4 साल से तो अपन एक दूसरे के बारे में जानेंगे कि यार मैं कैसा हूँ, आप कैसे हो, और क्या मेरी अच्छाई है, क्या मेरी बुराई है। तो उन सबको सारी बातें पता थी, लेकिन उन्होंने क्या पर्दा डाले रखा कि यार अब चलो पेपर लेके लगा, लेकिन हमारा दोस्त बन गया, हम क्यों बोले, वो नहीं बोले। और आज उसी का परिणाम हुआ कि पूरी भर्ती रद्द हो गई और अब कह रहे कि हम तो ईमानदार थे। पहले कहते तुम ईमानदार थे, पहले तो तुम सो रहे थे, अब कुछ नहीं होता ईमानदार वगैरह। अब घर जाओ, तैयारी करो और दोबारा नौकरी लग जाना। लेकिन जैसे ही भर्ती रद्द हुई तो एक सियासी वार दोबारा राजस्थान की राजनीति में आया। उन तमाम बेरोजगार युवा नेताओं का तो इसमें बड़ा योगदान था ही, लेकिन 2 दिग्गज नेता राजस्थान की राजनीति में, एक किरोड़ी लाल मीणा जो इस भर्ती को रद्द करवाने की कांग्रेस सरकार रहते हुए मांग कर रहे थे 2021 से, उस समय आप भी डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब किरोड़ी लाल जी ने मैदान छोड़ा, सरकार आ गई और सरकार बैकफुट पे थी, तब हनुमान बेनीवाल ने हाथ पकड़ा आप लोगों का और वो लगातार आपके साथ रहे। क्रेडिट की बात आती है कि कौन इसमें आखिर तक लड़ा, किसको जाए सरे, तो आप क्या मानते हैं कि कौन था इसका मुख्य सूत्रधार? देखो ऐसा है, इस सिरे की लड़ाई को मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि सिरे की लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन में चला वो किसी से छुपा नहीं है, मैं भी मना नहीं कर सकता उस बात से तो। और हाँ ये बात सही है कि जब हमने ये आंदोलन शुरू करा 2021 में, जिस दिन पेपर लीक हुआ ना उस दिन मैं शहीद स्मारक पे था और बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया, तो हम वहाँ पहुँच गए। और जैसे जैसे शाम होने लगी तो पुलिस ने बल प्रयोग शुरू करा, हम पे लाठियाँ चलाई, पुलिस ने हमें भगा दिया खदेड़ के। और जब हमने किरोड़ी लाल को टेलीफोन करा, किरोड़ी लाल जी से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि मैं माधोपुर हूँ और मैं 1-1.5 घंटे में आपके बीच पहुँच जाऊँगा जयपुर, आप डटे रहना, भागना मत। तो हमने क्या करा, 20 बच्चों को एक गाड़ी में, 20 को एक गाड़ी में, ऐसे करके वहाँ आसपास कर दिए थे। और जैसे किरोड़ी लाल आए, सारे बच्चे एक साथ वहाँ पे इकट्ठा हो गए। फिर हमने कहा कि ये पुलिस वालों ने हमारे साथ ये करा वो करा। उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम 4 दिन किरोड़ी लाल जी के साथ शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे। उस समय किरोड़ी लाल जी हमको लेके बैठे रहे, मच्छरों में भी, बरसात में भी, और 4 दिन हमने वहाँ धरना दिया। उसके बाद में किरोड़ी लाल जी ने धरना स्थगित करा और किरोड़ी लाल जी समय समय पर सबूत लाते रहे, खोज करते रहे और जो भी एविडेंस आए वो एसओजी को देते रहे। लेकिन उसके बाद किरोड़ी लाल जी सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो जाती है, क्योंकि सत्ता में आदमी कम ही बोल पाता है और वो उनकी मजबूरी भी थी। और बाद में जब हमें लगा कि यार हमारी इतनी, फिर हमने खुद धरने करे, खूब गिरफ्तार हुए, अनशन करे, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। जब हमें लगा कि यार कोई एक मजबूत व्यक्ति चाहिए, फिर हमारी हनुमान बेनीवाल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम साथ लड़ेंगे और हमने साथ लड़ाई शुरू करी और 4 महीने तक वो हमारे साथ लड़े। 80 दिन शहीद स्मारक बैठे, उनको भी उतना ही सिर जाता है जितना किरोड़ी लाल जी के, और दोनों ने लड़ाई को लड़ा है। किसी एक व्यक्ति को सिरे देने की बात ही नहीं है। और मैं तो इतना कहूँगा इसमें एक लाइन में कि इस लड़ाई की शुरुआत किरोड़ी लाल जी ने हमारे साथ करी, ख़त्म हनुमान बेनीवाल जी ने कर दिया। दोनों नेता संघर्षशील नेता हैं, दोनों समाजों से आते हैं, बड़े नेता हैं और दोनों का सम्मान है और पूरे बेरोजगार युवा दोनों को धन्यवाद दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हुआ, जो भी टीवी पे डिबेट में उनमें आपस में खींचातानी हुई, वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनोज मीणा के दोनों आइडल है वो। और मनोज मीणा अगर देखे कि यार मेरे आइडल लड़ रहे हैं तो मेरा तो मन दुखी होता है कि यार किरोड़ी लाल जी लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण था जो घटना घटित हुई। और मेरे को लग रहा है कि कल उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी भी मांग ली। किरोड़ी लाल जी ने कह भी दिया कि अगर कोई शब्द गलती से ऊंचा नीचा निकल गया तो मैं हनुमान जी से माफ़ी मांग लेता हूँ। हनुमान जी ने भी कहा, मैंने तो सुना कि किरोड़ी लाल जी मेरे बड़े भाई है, किस दिन बैठ के चाय पी लेंगे। और सुनो, ये तो जाट मीणाओं का भाईचारा है और इतने दिनों से हम शहीद स्मारक पे रहे, सारे साथी आते थे हमारे पास में, सर्व समाज के लोग मिलते थे, भाईचारा था, लड़ रहे थे साथ मिल के। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अन्याय के खिलाफ जीत मिली, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हुई और पेपर माफिया के खिलाफ एक करारी उनको हार मिली और एक पूरा इतिहास का निर्णय आया।
मनोज भाई, आपने कहा कि दोनों दिग्गज नेता हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में राजनीति के अनुभव में दिग्गज नेता दिग्गज हैं, है। माने जाते हैं राजस्थान में। लेकिन कहते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं ली जाती है, वापस नहीं होती है। तो टीवी डिबेट पे जो आरोप लगाए, हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल पे लगाए, किरोड़ी लाल ने हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगाए, अब उन आरोपों की तो चर्चा हमेशा होती रहेगी, चाहे वो माफ़ी मांग ले और दूसरा बड़ा भाई कहकर उन्हें माफ़ कर दे, कुछ भी हो। लेकिन वो आरोपों में आपको क्या लगता है, इन आरोपों में सच्चाई थी या फिर एक आवेश में आकर ये दिया गया बयान था कि देखो सुनो, ये सारी चीज़ें गुस्से में हो जाती है, आवेश में जाके हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जिन आरोपों की बात कर रहे हो, उन आरोपों के बारे में या तो किरोड़ी लाल जी जाने या हनुमान बेनीवाल जी जाने, मैं और आप तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमको पता है ना जानकारी में, तो उन्हीं को पता है। और झगड़ा खत्म होने के बाद में वो आरोप भी खत्म हो गए। अब आप तो दोनों के करीबी हैं, दोनों के पास जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अब दोनों में सुलह है, आपकी बातचीत हुई या आपने कैसे संपर्क नहीं, करने मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ने बात कर ली होगी, और अगर बात नहीं भी करी होगी तो 10-15 दिन में दोनों बैठ लेंगे, चाय पी लेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी के साथ भी मैं इतने लंबे समय से रहा हूँ, तो हनुमान बेनीवाल जी तो कह देंगे डॉक्टर साहब आप ऐसे गुस्से मत हुआ करो, ये तो चलता करता रहता है। तो मैं इनको जानता हूँ दोनों को, और दोनों क्या है कि रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि दोनों में प्रेम है इनमें। लेकिन ये क्या है कि जो एक घटना हुई वो घटित हुई, जिसके चलते देखने को मिला। और हनुमान बेनीवाल जी, किरोड़ी लाल जी का प्रेम तो पहले सुनो, इन्होंने कितनी सभाएं करी, साथ में घूमे, साथ में शंखनाद रैली, ओंकार रैली, उधर पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी का काफिला आया, इधर पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल जी का काफिला आया, और दोनों ने बड़ी बड़ी बड़े बड़े रेले करें और लोग उमड़ के आए, और पता लगा कि यार दोनों बड़े महारथी है, दोनों योद्धा है, तो दोनों भाई है। और मेरे को लगता है कि सुनो, घर में भी भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, नहीं होते क्या, अपने सब घर में होते हैं, और 5 बर्तन होते हैं घर में तो बचते भी है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई इसको कोई बढ़ावा दिया जाए, और मेरे को लगता है सब कुछ सेटल है और कोई आरोप नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। और अब आगे सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी, और आगे भी जो लड़ाइयाँ हनुमान जी ने कहा कि हमें जरूरत पड़ेगी, वो लड़ाइयाँ लड़ लेंगे वो साथ में। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा ने की, हाँ, ये सही बात है। और अंतिम रूप में जो परिणाम आया, हाँ, तब हनुमान बेनीवाल लड़ रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो खुद की फिट तो पा रहे हैं, भजन लाल जी तो सभा में कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी और हमने SIT बनाई, और उसका नतीजा है कि कोर्ट को आज फैसला लेना पड़ा। भजन लाल जी को कोई पूछ नहीं रहा। भजन लाल जी का वो हाल है कि वो एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके कहते हैं ना लोग, तो वैसे हैं कि भजन लाल जी को कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई आप कहाँ हो इस लड़ाई में। और भजन लाल जी इस लड़ाई में सुनो, उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब भजन लाल जी इसमें खुद रद्द करते भर्ती को, जब ये मामला चल रहा था, जांच एजेंसियों ने जांच करी, तो उस समय भजन लाल जी ने ये कहा कि हम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। तो पूरे प्रदेश के युवाओं को बड़ा गुस्सा था पूरी सरकार के ऊपर, क्योंकि 6 जांच एजेंसियों से जांच कराई, कैबिनेट की कमेटी ने भी कहा, जोगाराम जी जैसे व्यक्तियों ने, कि हम जांच करेंगे फिर काम रद्द नहीं करेंगे। तो भजन लाल की तो पूरी जो मंत्रिमंडल समिति है, चाहे जो भजन मंडली है, पूरी बदल गई कोर्ट में जाके कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी। तो प्रदेश के युवाओं में भजन लाल के ऊपर गुस्सा था, एक आक्रोश था। मैं तो करो भजन लाल जी को तो नैतिकता के नाते अपना पद त्याग देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे इतनी बारिश हो रही है इन दिनों, लेकिन भजन लाल जी को चुल्लू और पानी में डूब रहना चाहिए। भजन लाल जी की इतनी बेइज्जती हुई है, तो मेरे को तो लगता है कि ये जो मंत्री है ना, ये 5-7 मंत्री है, ये भजन लाल जी को मिसगाइड कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है भजन लाल जी को ले डूबेंगे ये, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी नाराज हो रहे हैं कि भजन लाल जी ने बद बिठवा दी राजस्थान में। ये लड़ाई कोई राजस्थान की नहीं है, ये निर्णय ऐतिहासिक है, इसकी चर्चा साफ दिल्ली तक है और नरेंद्र मोदी तक चर्चा है कि हमारी सरकार की बेइज्जती हो गई। और हनुमान बेनीवाल जी युवाओं ने मिलकर किरोड़ी लाल जी ने, भले उन्हीं की सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल जी, लेकिन एक ऐसी लड़ाई का उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया और हमारी सरकार की इसमें बद बिट गई। अगर भजन लाल जी शुरू में ये कहते कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, हम रद्द कर रहे हैं, तो हम कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में जब भाजपा थी तो वही भाजपा के तमाम नेता रद्द करने पे अड़े हुए थे, लेकिन एकमात्र किरोड़ी थे जो अंतिम रूप में चाहते थे कि रद्द हो। धीरे धीरे सारे भाजपा के नेता चाह रहे थे कि नहीं रद्द नहीं हो, यथावत रह जाए, हम पकड़ रहे हैं, SOG जांच कर रही है, सारे हुए। और अभी तो हाल ही में एक मंत्री का बयान भी आया है जोगाराम जी का, वो बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ऑब्जर्वेशन आया है हमारे पास, अब हम इस पर निर्णय लेंगे, फिर RPSC को ये भेजेंगे। तो क्या लगता है कि अब अभी भी डबल स्टैंड रख रही है भाजपा? सुनो, जोगाराम जी की बात कर रहे हो मंत्री जी की, उनकी तो क्या है कि अभी है ना भर्ती रद्द हुई है, जब से थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो परेशान है। वो इसलिए परेशान है
कि उनको लग रहा है कि कैसे तो मीडिया को फेस करें, कैसे जनता को फेस करें, और 3 साल बाद जनता वोट तो देनी नहीं है। और ये अब पूरा जो मामला हुआ है, इनसे उनको लग रहा है बद पिट गई। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई और अभी तो हम जांच करेंगे, देखेंगे। ये क्या एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट का कोई निर्णय आता है, वो कागज़ सरकार को जाते हैं। मैं ये कहूँगा जोगाराम जी से और भजन लाल जी से कि आप का काम ये है कि आपने भर्ती रद्द नहीं करी, माननीय न्यायालय ने भर्ती रद्द कर दी। अब जो भी न्यायालय के आदेश है उनकी आप अनुशंसा कराओ, और अनुशंसा करा के आप आरपीएससी को भेजो, और आरपीएससी को भेज के आप एसआई भर्ती रद्द का प्रेस नोट जारी करवाओ। और जो आदेश में जो लिखा है समीर जैन साहब ने कि मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, इनकी भी भूमिका गड़बड़ी में है, और आरपीएससी के अध्यक्ष संजय सिंह सोत्री है, उसकी भी भूमिका है। क्या इनसे एसओजी पूछताछ करेगी? कब करेगी? बड़ा सवाल ये है। और सरकार इनसे पूछताछ करवाने के आदेश दे कि इनको उठाओ, धरो, पूछताछ करो, नहीं तो इस निर्णय का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि प्रदेश के युवाओं को एक भरोसा आना चाहिए कि वास्तव में चोर पकड़े गए हैं। आज कोई बात ही नहीं कर रहा मंजू शर्मा के ऊपर। अब मंजू शर्मा कौन है? मंजू शर्मा कुमार विश्वास की घरवाली है, जो आरपीएससी की मेंबर है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन साहब वो कुमार विश्वास की घरवाली है, राजेंद्र राठौड़ जी के साथ खाना खाते हैं, बड़े लोग हैं। अब कौन मंजू शर्मा की बात करे बीजेपी सरकार में? जोगाराम पटेल जी को एक बयान मंजू शर्मा पे देना चाहिए कि मंजू शर्मा का कितना हाथ है पेपर लीक में, और हम कब जाँच करेंगे, कब इनको पकड़ेंगे। लेकिन जोगाराम जी इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जोगाराम जी को लगता है कि कुमार विश्वास को राज्यसभा में भेजेंगे या उनकी घरवाली हमें कोऑपरेट कर रही होगी। क्या पता जोगाराम जी को कुछ सेटल कराना हो मामला आरपीएससी में उनकी घरवाली से। तो कहीं ना कहीं जोगाराम जी को जहाँ बयान देने चाहिए वो तो ये पक्ष है कि फर्जीवाड़ों पे बोलो, पेपर माफिया पे बोलो, लेकिन वो कहाँ बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई। जोगाराम जी, आप कानून विधि कानून मंत्री हो और आपको कानून की समझ होनी चाहिए। ये रूटीन प्रक्रिया है, कोर्ट की कागज जाते हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो भर्ती रद्द नहीं हुई? आप ये ढंग से पढ़ो एक बार आदेश को, भर्ती रद्द हो गई है, और आप सारी कार्रवाई आगे करवाओ, जिससे युवाओं का भरोसा आप पे बना रहे। थोड़ी बहुत भी शर्म बची है सरकार को, तो सरकार डीबी में नहीं जाए इस फैसले के खिलाफ, और आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, और सरकार ये कह दे कि संजय सिंह सोत्री को पकड़ लेंगे, और जो यूनिक बम उसको पकड़ लेंगे, सुरेश ढाका को पकड़ लेंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ लेंगे। जब तक बच्चों को लगेगा कि तुम्हारी गलती तुमने स्वीकार कर ली और बच्चे तुम्हें माफ़ कर देंगे, और जो तुम्हारी साठगांठ चल रही है कांग्रेस से, पहले तो भजन लाल जी का ट्वीट था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब भजन लाल जी से जो हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि ये नेता भजन लाल जी से कांग्रेस के रात में अंधेरे में जाके मिल लेते हैं, तो उन नेताओं के नाम भी उजागर करो, क्योंकि वही नेता तो हैं जो इसके पीछे है। लेकिन भजन लाल जी ये कहना नहीं चाह रहे। भजन लाल जी किन लोगों को बचा रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस किन लोगों को बचाती है? बीजेपी के लोगों को। तो ये दोनों ने साठगांठ कर रखी है, इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल जी संघर्षों के नेता हैं और गाँव से आते हैं, किसान के बेटे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि एक बच्चा तैयारी करता है, कितनी मेहनत लगती है, और उसके बाद उसे नौकरी मिलती है। तो जो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक उनकी सरकार का मंत्री किरोड़ी लाल जी खिलाफ खड़ा है, हनुमान बेनीवाल जी सड़क पे खड़े हुए लगातार, और हम उनके साथ मिलकर उनके आदेश अनुसार, उसको उनके निर्देश अनुसार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने है, ये जग जाहिर है। भजन लाल सरकार की तो बहुत बेइज्जती हो गई, और मेरे को लग रहा है, मेरा मानना है कि अब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बुला के भजन लाल जी से इस्तीफा ले लेंगे। अब पर्ची चेंज होने वाली है। बिल्कुल चेंज होने वाली है, क्योंकि भजन लाल जी ने तो बेइज्जती करा दी साहब इनकी। और अभी तो 17 पेपर लीक बाकी है। जयन का पेपर लीक हुआ, रीट लेवल 1 का पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, आरएस का पेपर लीक हुआ, भाई पीटीआई का लीक हुआ, जेल प्रहरी का लीक हुआ, बीडीओ का लीक हुआ। मैं कह रहा हूँ उनकी जांच कब करोगे? जब क्या आगे की रणनीति अब तैयार कर ली है आपने कि भर्ती तो हमने एसआई वाली के लिए तो युद्ध जीत लिया है, अब इन भर्तियों के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं? पूरी रणनीति तैयार है। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत देंगे कि किस प्रकार से बोर्ड में ओमार शीट भरवा के कैसे कैसे लोगों को नौकरी लगवाया, कैसे कैसे लोगों को जयन बनवाया, और पहली रैंक के लोगों को एसओजी ने पकड़ा जयन भर्ती में, और वो पैसे दे के बाहर आ गए। कैसे आए ये भी सवाल है, और इन चीज़ों को लेके हमारे पास पूरे सबूत हैं। और अंदर से कर्मचारी चयन बोर्ड में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है, अभी भी कट ऑफ आसमान छू रही है। और जो बोर्ड के चेयरमैन हैं
वो ट्विटर पे बिजी रहते हैं, वो और कामों में बिजी रहते हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं, अपने कर्मचारियों की गलती मान नहीं रहे। बोर्ड के कर्मचारी मिलके अंदर से ओमार भरवा रहे हैं। कितना बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घपला है ये। और इसको लेकर अभी पूरी पोल खोलेंगे और लोगों के सामने आ जाएगा कि क्या चल रहा है बीजेपी सरकार में भी। और जल्दी आगे की जो लड़ाइयाँ हैं उनको लेकर भी पूरी रूपरेखा तैयार है। बस 2-5 दिन में किस दिन बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर आगे की लड़ाई तय कर देंगे कि कैसे लड़नी है। और ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। और पूरे प्रदेश में इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के साथ इतना अन्याय हुआ है, कुठाराघात हुआ है, आप मानोगे नहीं कि पिछले अगर आप 10 साल की भर्तियों की जांच कर लेना तो राजस्थान में आधी वैकेंसी खाली हो जाए। आधी, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपको, आधी वैकेंसी खाली हो जाएगी। पिछली सरकार में बड़े कारनामे हैं इन लोगों के, मिलजुल के सेट करते हैं कामों को। लेकिन जैसे अब चर्चाएं चल रही है कि ये डिब्बी में जाएगा मामला या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो मनोज कैसे देखते हैं कि ये तो इतना बड़ा संघर्ष आपने किया, हाई कोर्ट ने आपके लिए जो फैसला सुनाया, आपके हक में जो फैसला सुनाया, तो क्या आगे ये बदला जा सकता है ये, या फिर ये बरकरार रहेगा? किस तरीके से देखते हैं? सुनो, ये डीबी में जाओ, डीबी में भी ये ज़्यादा इनको सुनेंगे नहीं, खारिज कर देंगे इनकी याचिका को। और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर भी पहले पश्चिम बंगाल में फैसला आया हुआ है इस भ्रष्टाचार पेपर लीक के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि भर्ती पेपर लीक हुआ है तो भर्ती को रद्द करो। जब भर्ती की अगर पारदर्शिता नहीं बची और भर्ती अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो उसे रद्द करना ठीक है। और वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आएगा, मेरे को पूरा भरोसा है। और अगर कहीं गड़बड़ हुई, माननीय न्यायालय का तो हम सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा निर्णय दिया, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं लगा कि कहीं उक चूक हो रही है तो दोबारा सड़कों पर निकल जाएंगे। इस बार तो 4 महीने मट गए, इस बार हटेंगे नहीं सड़कों से हम, और आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन मेरे को भरोसा है कि इस मामले में तो हम जीत गए पूर्ण रूप से। डीबी में जो सुनो, देखो आज़ादी सबको है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो डीबी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, लेकिन सब जगह निर्णय एक ही आना है, रद्द रद्द रद्द। और वो इतनी बड़ी धांधली हुई है और इतने बड़े आरोप लगे हैं कि एक भर्ती में 859 पद हैं और उसमें 500-600 पे ये आरोप लगे हैं, तो फिर पारदर्शिता बची कहाँ? अगर वो लोग अगर इस कानून व्यवस्था में आ जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगा? क्या सुनो, ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये सच्चाई है कि अगर ये लोग आज भर्ती रद्द नहीं होती और ये थाने में लग जाते हैं, ये अभी इनकी थानों में पोस्टिंग रुकी हुई थी कोर्ट के आदेश से, तो ये FIR भी पैसे लेके लिखते, ये कार्रवाई पैसे लेके करते, ये आम जनता को लूटते। पहले तो समाज में पुलिस की छवि क्या हो रखी है आपकी जानकारी में होगा। पहले तो पुलिस को लोग कैसे देखते हैं आपकी जानकारी में होगा। पुलिस आते, लोग कहते हैं पुलिस आई है, और वो सम्मान से नहीं कहते हैं, वो उनकी जो इमेज बनी हुई है ना, इसलिए कहते हैं पुलिस आई है गलत करने के लिए, पुलिस आई है कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने के लिए। तो पहले छवि ठीक नहीं है, और ऊपर से फिर आप बात कर रहे हो कि ये थानेदारों को और लगाने की, तो मैं कह रहा हूँ पूरा सिस्टम सड़ जाता, भ्रष्ट हो जाता, लोकतंत्र खत्म हो जाता, न्याय व्यवस्था खत्म हो जाती, और एक गरीब किसान की उम्मीद टूट जाती, और लोगों में बहुत गलत मैसेज जाता कि राजस्थान 859 थानेदारों को लेके घूम रहा है, जो भ्रष्ट हैं, जो चोर हैं, जो पेपर माफिया है, और उनसे हम काम करवा रहे हैं, उनको थानों में हमने लगा रखा है। तो क्या छवि जाती राजस्थान की? बताओ, 2013 में एक भर्ती हुई थी SI की, जिसको आज भी पूरे पुलिस वाले जो अधिकारी है वो ब्लूटूथ बैच कहते हैं। उस समय ब्लूटूथ नया नया आया था, तो ब्लूटूथ से नकल करने के आरोप लगे थे। लेकिन उस समय सरकार की इच्छा शक्ति कमज़ोर रही होगी, उस समय हम जैसे लड़ने वाले लोग नहीं थे, तो उस समय वो भर्ती रद्द नहीं हुई। नहीं, उस समय 13 में भी कराते थे हम तो, लेकिन 13 में हम क्या है कि हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन 13 की रद्द हो जाती। और 13 में भी मैं कह रहा हूँ अगर आज भी जाँच हो जाए तो सबके सामने आ जाए कि 13 में घोटाला हुआ था, पूरे लोग ब्लूटूथ से लगे हुए हैं वो, और ऐसे ही लग जाते। तो बताओ, न्यायपालिका में अपन इतनी बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, कहाँ रह जाती न्याय व्यवस्था? और ये जज साहब ने देखा कि इतनी अनियमितता, इतने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले, 35 दिन पहले पेपर लीक जिसमें बाबूलाल कटारा, रामराम रायका, संजय सिंह सोत्रिय, जसवंत राठी, शिव सिंह राठौड़, तमाम लोग शामिल हैं, और उसके बावजूद अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो यह सब लोगों का तो भरोसा ही उठ जाएगा ना लोकतंत्र पे से। फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? फिर तो चोर तंत्र हो गया ये, कि लूटो, बच्चों का मौज करो। उन बच्चों का भी भविष्य फिर अपने आप में खतरे में महसूस करेंगे कि यार हम इतनी तैयारी करते हैं और जो पेपर लेकर आ जाता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम बच्चे सुसाइड कर रहे थे सर। बच्चों को सुनो, बच्चों की हालत हो रही है कि जब पेपर लीक होता है ना तो अगले दिन अखबार में खबर आती है कि कोटा में किया सुसाइड, अलवर में किया सुसाइड। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत पर डाका डाला जाता है। इतनी मेहनत ईमानदारी से पढ़ते हैं 4 साल 5 साल, और पेपर लीक हो जाता है, तो क्या मनोस्थिति होती होगी उनकी? आप बताओ मेरे को, कितने उन पे परेशानियां आती होंगी, उन घर वालों पे क्या गुजरती होगी, उनके परिवार पे क्या गुजरती होगी, और कितना उन्हें यातना झेलनी पड़ती होंगी। बहुत सारे लोग तो इसीलिए मर जाते हैं कि सिस्टम खराब है, नौकरी नहीं मिलेगी साहब। और कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं, ये सुनो, मेरे को तो ऐसा ही बनना नहीं है।
ना हनुमान बेनीवाल जी का सही बनना है, ना किरोड़ी लाल जी को बनना है। ठीक है, हमारे दो साथी जरूर थे जो धरने में बैठे थे, विकास और लादूराम, वो जरूर ऐसा है कि पीड़ित विद्यार्थी है और मैं तो उनको शुभकामना दूंगा कि आगे तैयारी करें, भविष्य में थानेदार बने और अच्छे थानेदार बने, ऐसे नहीं बने जैसे बने थे, अच्छे बने। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम सड़ गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको बदला जा सके और एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें लोगों का भरोसा बना रहे। हम ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ रहे हैं और मेरे को भरोसा है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और राजस्थान में एक नई व्यवस्था बनेगी और बेरोजगारों का भरोसा सिस्टम के ऊपर कायम होगा और फिर वो कहेंगे अपने घर, अपने पापा से कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ईमानदारी से हुआ है और इस बार मैं वर्दी पहन लूँगा। तो कहीं ना कहीं जब तो मज़ा आएगा। साथ साथ में तो ये भी कहूँगा आपसे कि भजनलाल सरकार की वैसे बस बिट चुकी है पूरी। भजनलाल सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी कि भजनलाल सरकार दोनों भर्तियों को कंबाइन कराएं, ऐसा एक भर्ती निकाल रखी है इसको, और इंटरव्यू खत्म करें। जब नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में ग्रुप बी तक की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिए तो आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे? क्या भजनलाल जी मोदी से बड़े हो गए क्या आज के दिन बीजेपी में? बताओ मेरे को। अगर इंटरव्यू खत्म नहीं कर रहे तो ये मैसेज जा रहा है राजस्थान में कि भजनलाल जी मोदी की नहीं मान रहे, और जब मोदी की नहीं मान रहे तो मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि मैं तो बहुत ताकतवर देश का प्रधानमंत्री हूँ, भजनलाल जी आपकी मोदी जी आपके यहाँ भजनलाल जी नहीं मान रहे। एक पर्चे का मुख्यमंत्री आपने बनाया और वही आपके आदेश की पालना नहीं कर रहा, तो आप क्या है कि ताकतवर प्रधानमंत्री हो? पहले तो आपकी सरकार के मुख्यमंत्री को समझाओ आप कि भाई ग्रुप बी क्लास के इंटरव्यू खत्म कर दिए 2016 से। नरेंद्र मोदी ने बड़ा भाषण दिया था लंबा चौड़ा, और उसके बाद भी अगर खत्म नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी से कि तुरंत इंटरव्यू खत्म करो, क्योंकि इंटरव्यू में बाबूलाल कटारा, राम रायका, संजय सिंह सोत्रियर, ये मंजू शर्मा और संगीत आर्या जो इनकी चौकड़ी है, इन्होंने ये तो करते भ्रष्टाचार इंटरव्यू में कि तुम ऐसे आना वैसे आना। मीडिया पे वायरल हुए, आपने देखे होंगे इंटरव्यू की वीडियो कि राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, वो लोग थानेदार बन गए साहब और उनके इंटरव्यू नंबर दिए गए, नंबर दिए गए उन लोगों के। भ्रष्टाचार किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है आरपीएससी ने, और मैं कह रहा हूँ पूरी आरपीएससी को बदल दो, नहीं तो ये आरपीएससी खा जाएगी। क्योंकि अभी मंजू शर्मा वहीं है, संगीत आर्य वहीं है, अभी भी आधे से लोग तो वहीं भरे पड़े हैं। उनको निकालो, कचरे को साफ करो और नए लोगों को लाओ जो ईमानदार हो। और हाँ, ये बात सही है कि राजनीतिक नियुक्तियाँ वहाँ बंद होनी चाहिए। वहाँ जो ये बनते हैं ना राजनीति से, मैं तो अशोक गहलोत को डोक दे रहा हूँ, मैं तो भजनलाल के डोक लगा रहा हूँ, और साहब मेरे को तो बना दो आरपीएससी मेंबर, मेरे को तो बना दो आरपीएससी का अध्यक्ष, और कह देंगे कि 10 आपके आरएस बना दूंगा, 5 आपके आरएस बना दूंगा, आपके वो बना दूंगा, लेक्चरर बना दूंगा, आपके एसआई बना दूंगा। फिर ये ठेके लेते हैं, फिर ये ठेके में छूटता है काम पेपरों का। तो कहीं ना कहीं ये ठेकेबाजी खत्म होनी चाहिए। जब खत्म होगी, जब आरपीएससी का पूरा फॉर्मेट बदलेगा और आरपीएससी में पूरे में रिफॉर्म होगा। नहीं, आरपीएससी का सिस्टम तो पूरा सड़ चुका है, आरपीएससी बिल्कुल खत्म हो चुकी है सर। बिल्कुल, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतनी लंबी बात करी युवाओं के मुद्दों पर। सुनो, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप उन पत्रकारों में हो जो गरीब किसान के बेटों का दर्द समझते हो कि पेपर लीक के चलते आगे कोई खुदकुशी नहीं करे, भ्रष्टाचार नहीं हो, साफ सुथरी भर्तियाँ हो। और आप लोगों ने हमें मौका दिया हमारी आवाज़ उठाने का, लोगों तक पहुंचाने का, लोगों से जुड़ने का। तो आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, और मेरे को लग रहा है कि चौथा स्तंभ में भी आप वो स्तंभ हो जो ईमानदारी से खड़े हो मुद्दों पे लोगों के साथ में। तो मैं तो आपको भी उतना धन्यवाद दूंगा जितना मैं उन तमाम नेताओं को दे रहा हूँ, तमाम उन बच्चों को दे रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना, मीडिया के बिना ये लड़ाई संभव नहीं थी। बिल्कुल, सरकार और जनता के बीच आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम है, लेकिन निस्संदेह आपने खूब मेहनत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोल हिंदुस्तान की तरफ से। ये थे मनोज मीणा, बेरोजगारों के लिए लगातार लड़ते रहे, लेकिन राजस्थान में पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी जीत इन्होंने अपने नाम दर्ज की। इन जैसे सैकड़ों बच्चों ने अपने नाम दर्ज की, जो हाईकोर्ट ने ऐसे ही भर्ती को रद्द कर जो फैसला सुनाया, उनमें ये इनकी अहम भूमिका थी। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।